हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट, आज हम वार्षिक परीक्षा 2025 के इंग्लिश कंपलसरी के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आज आपको हॉर्नबिल के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम से पहले तैयारी करनी है और इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करके एग्ज़ाम देना है। निश्चित रूप से क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे और आप अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन तैयार कर लें। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई भी आपको समस्या लगे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैंने सारे वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्नबिल के क्वेश्चन छांटे हैं और आपके जो एग्ज़ाम अप्रैल महीने में होने जा रहा है उसमें ये तैयारी करके आप अच्छी तरह से लिखें। अब तो टाइम टेबल भी आ गया है। अब हम शुरू करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न और उसके आंसर हैं, आप अच्छी तरह से लिख कर याद करें। चलिए विद्यार्थियों, हम हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और आप इन सारे क्वेश्चन को एग्ज़ाम से पहले अच्छी तरह से तैयार कर लें और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा पहला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। आपका 11वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट, 11वां क्वेश्चन 30 और 40 शब्दों वाला होगा जो 2 मार्क्स का होगा। 4 में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं और इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर? दादी के लिए दिन का सबसे प्रसन्नचित समय कौन सा था? ये पहले पार्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से लिया गया क्वेश्चन है और ध्यान रखें। और इस तरह से ये प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर 2 नंबर आपको 2 नंबर प्राप्त करने हैं तो ये क्वेश्चन तैयार कर लें। आंसर बहुत इजी लैंग्वेज में बनाए हैं। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी। लेखक की दादी माँ एक धार्मिक महिला थी। रिलीजियस का मतलब धार्मिक। द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर हर वॉज आफ्टरनून। उसके लिए दोपहर का समय सबसे प्रसन्नचित था। व्हेन सी फेड बिट्स ऑफ ब्रेड टू द स्पैरो। जब वो चिड़ियों को रोटी के टुकड़े खिलाती थी। वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ और ध्यान रखना, बिट्स इन टुकड़े, ब्रेड यानी रोटी और स्पैरो यानी चिड़िया, ध्यान रखना। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी। लेखक की दादी माँ एक धार्मिक महिला थी। द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर हर वॉज आफ्टरनून। उसके दिन का सबसे प्रसन्नचित समय दोपहर था। व्हेन सी फेड बिट्स ऑफ ब्रेड टू द स्पैरोज। जब वो चिड़ियाओं को रोटी के टुकड़े खिलाती थी दोपहर में। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज ओवर फिशिंग बीइंग हार्मफुल? ये अगला लेसन हमारा द एलिंग प्लैनेट्स, बीमार ग्रह। वाई इज ओवर फिशिंग बीइंग हार्मफुल? यानी अत्यधिक मछली पकड़ना हानिकारक क्यों हो रहा है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। फिश आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। मछलियाँ प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, सोर्स यानी स्रोत। ह्यूमन्स नीड्स अ प्रोटीन्स वेरी मच। मानव को प्रोटीन की सख्त आवश्यकता होती है। नीड्स यानी आवश्यकता। ह्यूमन्स नीड प्रोटीन्स वेरी मच। मनुष्य को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। टुडे फिश आर बीइंग कॉट बाय ह्यूमन्स फॉर फूड। आजकल मनुष्य द्वारा भोजन के लिए सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जा रही है। इफ द प्रोसीजर ऑफ कैचिंग फिश बी कंटिन्यूड। अगर इस प्रकार से मछली पकड़ने की प्रक्रिया, प्रोसीजर का मतलब प्रक्रिया चलती रही, लगातार चलती रही, वन डे द फिश विल बी फिनिश्ड। एक दिन सारी मछलियाँ समाप्त हो जाएगी और ये बहुत हार्मफुल होगा, हानिकारक होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, व्हाई इज ओवर फिशिंग बीइंग हार्मफुल? यानी अत्यधिक मछलियाँ पकड़ना हानिकारक क्यों है? तो आंसर बहुत इजी है। फिश आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। मछलियाँ प्रोटीन का सबसे अच्छा साधन है। ह्यूमन्स नीड प्रोटीन्स वेरी मच। और मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की सख्त आवश्यकता होती है। टुडे फिश आर बीइंग कॉट बाय ह्यूमन्स फॉर फूड। आजकल मनुष्य द्वारा भोजन के लिए मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं। इफ़ द प्रोसीजर ऑफ कैचिंग फिश बी कंटिन्यूड। अगर मछली पकड़ने का ये प्रक्रिया, प्रोसीजर प्रक्रिया चलती रही, लगातार चलती रही, तो क्या होगा? वन डे द फिश विल बी फिनिश्ड। एक दिन सारी मछलियाँ समाप्त हो जाएगी और ये हानिकारक होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द रेलवे स्टेशन ऑफ विक्टोरिया टर्मिनस? हाउ वॉज द स्टॉप ऑफ इट? विक्टोरिया टर्मिनस का रेलवे स्टेशन कैसा था और उसके स्टॉप कैसा था? यानी विक्टोरिया टर्मिनस का स्टॉप कैसा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों।
आप वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम के लिए आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। अब रेलवे स्टेशन के बारे में बताना है हमको। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन कैसा था? द रेलवे स्टेशन ऑफ विक्टोरिया टर्मिनस वॉज नीट एंड क्लीन। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन साफ सुथरा था। नीट एंड क्लीन का मतलब साफ सुथरा। मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टाफ्स वर एंग्लो इंडियंस। अधिकांश जो रेलवे स्टाफ था वो भारतीय आंग्ल भारतीय था। एंग्लो इंडियन का मतलब आंग्ल भारतीय। देयर वॉज ए हैंडफुल स्टाफ ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर अमोंग इन इट। और उसमें एक मुट्ठी भर बहुत गिने चुने ब्रिटिश ऑफिसर थे। अधिकांश एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय थे और उसमें मुट्ठी भर ओनली देयर वाज अ हैंडफुल स्टाफ ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स अमोंग इन इट। और उसमें से अमोंग इन इट का मतलब उसी स्टाफ में से मुट्ठी भर बहुत गिने चुने ब्रिटिश ऑफिसर थे, बाकी सारे के सारे एंग्लो इंडियंस थे। और विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन कैसा था? नीट एंड क्लीन। तो आपको अच्छे तरह से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार 100% आने की संभावना हो गई है। द रेलवे स्टेशन ऑफ विक्टोरिया टर्मिनस वॉज नीट एंड क्लीन। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन साफ सुथरा था। मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टाफ्स वर एंग्लो इंडियंस। अधिकांश रेलवे स्टाफ एंग्लो इंडियन था। और देयर वाज अ हैंडफुल स्टाफ ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स अमोंग इन इट। और उसमें मुट्ठी भर स्टाफ ब्रिटिश ऑफिसर का था। अगला क्वेश्चन है हमारा द सिल्क रोड से। हाउ वाज द टाउन ऑफ हॉर? हॉर कस्बा कैसा था? तो इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको गिने चुने प्रश्न तैयार करने हैं और सारे अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखकर सारे क्वेश्चन तैयार करें। अब हॉर कस्बे के बारे में हम वर्णन करें जो सिल्क रोड से लिया गया है। द टाउन ऑफ हॉर वॉज वेरी डर्टी एंड मिजरेबल प्लेस। यानी हॉर कस्बा गंदा और दयनीय स्थान था। बहुत दयनीय स्थान था। देयर वॉज नॉट एनी वेजिटेशन देयर। वहाँ पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं थी। देयर वर मैनी हिप्स ऑफ गार्बेज एवरीवेयर। और हर जगह कचरे के ढेर ही ढेर थे। देयर वर मैनी हिप्स यानी कचरों के ढेर, बहुत सारे, हर जगह कचरों के ढेर ही ढेर थे। देयर वर मैनी हिप्स एंड ढेर ऑफ गार्बेज एवरीवेयर। हर जगह कचरों के ढेर ही ढेर थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर आप अच्छी तरह से याद करके तैयार कर लें। द टाउन ऑफ हॉर वॉज वेरी डर्टी एंड मिजरेबल प्लेस। हॉर कस्बा बहुत गंदा और दयनीय हालत में था। और देयर वॉज नॉट एनी वेजिटेशन देयर। वहाँ पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं थी। देयर वर मैनी हिप्स ऑफ गार्बेज एवरीवेयर। और वहाँ पर हर जगह कचरे के ढेर ही ढेर थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वॉज गोइंग ऑन इन आज़ाद मैदान? आज़ाद मैदान में क्या चल रहा था? व्हाट वॉज सरप्राइजिंग अबाउट इट? और उसके बारे में क्या बात आश्चर्यजनक थी? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये एडवेंचर से लिया गया है। अ लेक्चर वॉज गोइंग ऑन इन द आज़ाद मैदान। आज़ाद मैदान में एक भाषण चल रहा था। लेक्चर का मतलब भाषण। द सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट द प्रेजिडेंशियल चेयर वॉज एम्प्टी। आश्चर्यजनक बात, थिंक का मतलब बात, आश्चर्यजनक बात ये थी कि जो अध्यक्ष की कुर्सी थी वो खाली थी। एम्प्टी का मतलब खाली। जो प्रेसिडेंट की कुर्सी थी, अध्यक्ष की कुर्सी थी, वो खाली थी, ये बात। और भाषण चल रहा था। आज़ाद मैदान में क्या चल रहा था? आज़ाद मैदान में लेक्चर चल रहा था। और आश्चर्यजनक बात ये थी कि उस स्टेज पर जो प्रेसिडेंशियल चेयर वो खाली थी। अगला क्वेश्चन है वाई वर तिब्बतन मैस्टिफ्स पॉपुलर इन चाइनाज एम्पेरियल कोर्ट्स? यानी चाइना के शाही दरबार में तिब्बत के कुत्ते क्यों लोकप्रिय थे? मैस्टिफ्स का मतलब कुत्ते, और तिब्बत के कुत्ते चाइना के दरबार में क्यों लोकप्रिय थे? पॉपुलर यानी लोकप्रिय, और इंपेरियल कोर्ट यानी शाही दरबार में, चाइना के शाही दरबार में तिब्बत के मैस्टिफ्स यानी कुत्ते क्यों लोकप्रिय थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द तिब्बतन मैस्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनीज एम्पीरियल कोर्ट्स बिकॉज दे वर गुड हंटिंग डॉग्स। और तिब्बत के कुत्ते चाइना के शाही दरबार में लोकप्रिय थे क्योंकि दे वर गुड हंटिंग डॉग्स, क्योंकि वे अच्छे खासे शिकारी कुत्ते थे। कैसे? दे वर वेरी गुड हंटिंग डॉग, क्योंकि वे अच्छे खासे शिकारी कुत्ते थे। दे वर ह्यूज एंड फेरोसियस डॉग्स, और वे बहुत विशाल और आक्रामक, फेरोसियस का मतलब आक्रामक कुत्ते थे। कैसे? बहुत डरावने कुत्ते थे। दे वर ह्यूज एंड फेरोसियस डॉग्स। फेरोसियस की स्पेलिंग याद करनी है, आक्रामक बहुत। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट वॉज द पर्पज ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू द माउंट कैलाश? लेखक के माउंट कैलाश की यात्रा का उद्देश्य क्या था? पर्पज का मतलब उद्देश्य। लेखक की माउंट कैलाश यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो आंसर है द पर्पज ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश वॉज टू कंप्लीट हिज कोरा। कोरा को कहते हैं धार्मिक यात्रा को कोरा कहते हैं।
लेखक का कैलाश पर्वत की यात्रा का उद्देश्य था अपना कोरा पूरा करना, विच इज सेड टू बी अ फ्रूटफुल बाय हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, जो हिंदू और धार्मिक ग्रंथों के द्वारा मतलब ये बहुत लाभदायक यात्रा मानी जाती थी। विच इज सेड, इस यात्रा के बारे में कहा जाता था टू बी फ्रूटफुल, यानी बहुत लाभदायक, यानी हिंदू और बुद्धिस्ट धार्मिक किताबों के अनुसार ये कोरा बहुत लाभदायक होता था। आपको समझा है, द पर्पज ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू द माउंट कैलाश वॉज टू कंप्लीट हिज कोरा विच इज सेड टू बी फ्रूटफुल बाय द हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर एंड धार्मिक किताबें, यानी लेखक की कैलाश पर्वत की यात्रा का उद्देश्य अपना कोरा पूरा करना था, जो धार्मिक किताबें हिंदू और बौद्धिस्ट धार्मिक किताबों के अनुसार ये यात्रा बहुत लाभदायक मानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, अभी भी मानी जाती है, विच इज सेड व्हाट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ऑथर इन दार्चीन। दार्चीन में लेखक का शारीरिक स्थिति क्या हो गई थी, दार्चीन में लेखक की शारीरिक स्थिति कैसे हो गई थी। द ऑथर फॉल्स इल इन दार्चीन, दार्चीन में लेखक बीमार पड़ जाता है, दार्चीन में लेखक बीमार पड़ जाता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ऑथर इन दार्चीन, यानी दार्चीन में लेखक की स्थिति शारीरिक स्थिति क्या होती है। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, द ऑथर फॉल्स इल इन दार्चीन, दार्चीन में लेखक बीमार हो जाता है। ही कैचेस कॉल्ड, उसे जुकाम हो जाता है। वन ऑफ हिज नॉस्ट्रिल इज ब्लॉक, उसका एक नाक बंद हो जाता है। हिज चेस्ट इज हैवी, उसकी छाती भारी हो जाती है। ही इज अनेबल टू स्लीप, वो सोने में असमर्थ होता है। एंड ही कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, उसे ठीक ढंग से सांस भी नहीं आती है। एज ही लेज डाउन टू स्लीप, और जो ही वो सोने लगता है, ही फील्स दैट ही विल नेवर वेक अप अगेन, और उसे ऐसा लगता है कि वो फिर कभी नहीं उठेगा। सो ही कीप्स अवेक द होल नाइट, इस प्रकार वो पूरी रात जागता रहता है, यानी पूरी रात जगता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दार्चीन में लेखक की शारीरिक स्थिति क्या है। आप आंसर बहुत ईजी है, यानी लेखक दार्चीन में बीमार हो जाता है, उसे जुकाम हो जाता है। ही केसेस कॉल्ड का मतलब उसे जुकाम हो जाता है। वन ऑफ हिज नॉस्ट्रिल्स इज ब्लॉक्ड, उसका एक नाक बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। हिज चेस्ट इज हैवी, और उसकी छाती भारी हो जाती है। ही इज अनेबल टू स्लीप, और सोने में असमर्थ होता है। ही कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, उसे ठीक ढंग से सांस भी नहीं आती है। एज ही लेज डाउन टू स्लीप, और जो ही वो सोने लगता है, ही फील्स दैट ही विल नेवर वेक अप अगेन, और उसे ऐसा लगता है लेखक को कि वो फिर कभी नहीं उठ पाएगा। सो ही कीप्स अवेक द होल नाइट, इस प्रकार वो पूरी रात जगता रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम 12वां क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। आपके पास 4 क्वेश्चन ऑप्शन में रहेंगे, उनमें से 2 क्वेश्चन ही करने हैं, और ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन 8 नंबर के हैं, आप अच्छी तरह से इन्हें तैयार करें, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसमें से एलिंग प्लेनेट में से मैंने 3 क्वेश्चन छांटे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट आवर प्लेनेट, यानी जनसंख्या वृद्धि ने हमारी पृथ्वी को, हमारे प्लेनेट को कैसे प्रभावित किया। इफेक्ट का मतलब प्रभावित करना। जनसंख्या वृद्धि ने, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी विश्व की जनसंख्या वृद्धि ने हमारे प्लेनेट को कैसे इफेक्ट किया। आंसर है द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड आवर प्लेनेट वेरी मच। विश्व की जनसंख्या ने विश्व की जनसंख्या वृद्धि ने हमारे इस प्लेनेट को बहुत प्रभावित किया। इट ब्रॉट डिप्लीशन इन एवरी एरिया, और इसने जनसंख्या वृद्धि ने हर क्षेत्र में क्षति लाई है। डिप्लीशन का मतलब क्षति। इस जनसंख्या वृद्धि ने हर क्षेत्र में, एवरी एरिया का मतलब हर क्षेत्र में डिप्लीशन लाई है, यानी विनाश लाया है। Our main Earth's biological systems like fisheries, forest, grassland, cropland are going to destroy due to the growth of population. जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे जो मुख्य जैविक तत्व है, मछली क्षेत्र, जंगल और ग्रासलैंड यानी अनाज के मैदान, और मतलब घास के मैदान, और क्रॉपलैंड का मतलब अनाज के मैदान, वो सारे नष्ट हो रहे हैं। टुडे द अर्थ इज बीइंग पॉल्यूटेड बाय द ह्यूमंस, आज जनसंख्या वृद्धि के कारण, मनुष्य के कारण हमारी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द मेन कोज ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, द ग्रोथ ऑफ पॉल्यूशन, यानी जो प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण है, द ग्रोथ ऑफ पॉल्यूशन इज द मेन कोज ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या वृद्धि ही
जो प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण है। द एयर, वाटर एंड क्लाइमेट आर बीइंग पॉल्यूटेड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या वृद्धि के कारण आज हवा, पानी और जलवायु प्रदूषित हो रही है। द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड आर बीइंग डेस्ट्रॉयड, और जंगल, घास के मैदान, अनाज के मैदान सारे के सारे नष्ट हो रहे हैं। इफ प्रोसीजर ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रन्स लाइक दिस, अगर ये प्रक्रिया, जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया चलती रही तो क्या होगा? वन डे द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ विल बी फिक्स्ड, एक दिन पृथ्वी का अंत निश्चित होगा। वन डे, ध्यान रखना, यहाँ पर लिख देना, वन डे द डिस्ट्रक्शन का मतलब पतन, विनाश। वन डे द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ विल बी फिक्स्ड, एक दिन पृथ्वी का अंत निश्चित होगा। तो इस प्रकार से आप आंसर तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड, यानी पृथ्वी की मतलब मुख्य जैविक तत्व कैसे नष्ट हो रहे हैं, कैसे नष्ट किया जा रहे हैं। आंसर देखिए, द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर बीइंग डिप्लीटेड डे टू डे, दिन आज पृथ्वी के मुख्य जैविक तत्व दिन प्रतिदिन विनाश की ओर जा रहे हैं और पतन हो रहा है। द मेन रीजन ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और ध्यान रखना ये इसका पृथ्वी के जैविक तत्वों का विनाश का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। टुडे ह्यूमंस आर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग गिवन बाय द नेचर, आज प्रकृति द्वारा दी गई हर चीज मनुष्य नष्ट कर रहा है। टुडे द फॉरेस्ट आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, आज जंगलों को रेगिस्तान में बदला जा रहा है। द ग्रास लैंड आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू बैरन, बैरन यानी बंजर भूमि, आज घास के मैदानों को बंजर भूमि में बदला जा रहा है। द एयर, वाटर एंड क्लाइमेट आर बीइंग पोल्यूटेड, हवा, पानी और जलवायु सब प्रदूषित हुए हैं। अगला है, हाउ हैज़ द पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर द ईयर ऑफ 18, यानी 1800 के बाद जनसंख्या तीव्र कैसे बढ़ी, 1800 के बाद जनसंख्या तीव्र कैसे बढ़ी। आंसर है, आफ्टर द ईयर 1800 के बाद द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ रैपिडली इंक्रीज, यानी विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। रैपिडली का मतलब तेजी से, इंक्रीज यानी बढ़ी है। बाय द ईयर 18 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 1 मिलियन, और 1800 तक, बाई का मतलब तक, 1800 तक विश्व की जनसंख्या केवल 1 अरब थी, 1 बिलियन थी, 1 अरब। बाय द ईयर 1900 इट हैड डबल्ड, दैट इज 2 मिलियंस, और ये 100 सालों में बढ़कर 2 बिलियंस हो गई, 2 अरब हो गई। एट प्रेजेंट द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अबाउट 8 बिलियन, और आज वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 8 अरब है। अब आप देख लीजिए, द मेन कोज ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल सेक्टर, और ये मतलब जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है कि चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल सेक्टर में सुधार होना। आज हर जगह मेडिकल सुविधा मिल जाती है, इसलिए मतलब मनुष्य बच जाता है। टुडे द डेथ रेट इज डिक्रीज्ड एंड बर्थ रेट इज इंक्रीज, आज मृत्यु दर घटी है और जन्म दर बढ़ी है। यही कारण है जनसंख्या वृद्धि होने का। 1800 में 1 बिलियन थी, यानी 1800 तक 1 अरब थी, फिर 100 सालों में ये 2 अरब हो गई, और अब ये 8 बिलियन हो गई, 8 अरब। तो इस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन पॉपुलेशन बी कंट्रोल, जनसंख्या कैसे कंट्रोल की जा सकती है और जनसंख्या नियंत्रण कैसे की जा सकती है। टुडे द पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल बाय द अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग मेथड, आज जनसंख्या परिवार नियोजन तरीके से अपनाकर, एडॉप्टिंग का मतलब अपनाकर, आज परिवार नियोजन योजना अपनाकर मतलब ये जनसंख्या कंट्रोल की जा सकती है। द पब्लिक शुड बी गाइडेड अबाउट द फ्यूचर प्रॉब्लम एंड नेचुरल सोर्सेज, लोगों को भविष्य की समस्या और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताना चाहिए। इफ़ वी हैव टू कीप आवर अर्थ सेफ, अगर हमें अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखना है, देन का फिर वी विल हैव टू टेक स्ट्रिक्ट स्टेप टुवर्ड्स द अर्थ, तो हमें पृथ्वी के प्रति कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। द पब्लिक शुड बी गाइडेड टू यूज़ द मेडिकल फैसिलिटी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, और लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए मेडिकल फैसिलिटी के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। द पब्लिक शुड बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स द एजुकेशन, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षित होंगे तो और जनसंख्या कम बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कैन पॉपुलेशन
बी कंट्रोल, यानी जनसंख्या कैसे नियंत्रण की जा सकती है। आंसर ये लिखना है, टुडे द पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल बाय एडोप्टिंग, एडोप्टिंग का मतलब अपना कर, फैमिली प्लानिंग मेथड्स, परिवार नियोजन तरीका अपना कर जनसंख्या नियंत्रण की जा सकती है। द पब्लिक शुड बी गाइडेड अबाउट द फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड नेचुरल सोर्सेज, लोगों को भविष्य की समस्याएं और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अवगत कराना चाहिए। इफ़ वी हैव टू कीप आवर अर्थ सेफ, अगर हमें अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखना है, देन वी विल हैव टू टेक स्ट्रिक्ट स्टेप टुवर्ड्स द अर्थ, तो हमें पृथ्वी के प्रति कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। और द पब्लिक शुड बी गाइडेड टू यूज़ द मेडिकल फैसिलिटी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मेडिकल फैसिलिटी इस्तेमाल करनी चाहिए। द पब्लिक शुड बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स द एजुकेशन, और लोगों को ज़्यादातर शिक्षा की ओर, टुवर्ड्स का मतलब शिक्षा की ओर अग्रसित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज गाइतोंडे's माइंड गो टू पास्ट। गैटोंडे का, इसमें गैटोंडे भी कहते हैं, गाइतोंडे भी कहते हैं, और गैटोंडे का मन पास्ट में क्यों चला जाता है, कैसे चला जाता है? आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोफेसर, ध्यान रखना, प्रोफेसर गाइतोंडे हैड टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द बैटल ऑफ पानीपत। प्रोफेसर गाइतोंडे को पानीपत के युद्ध पर एक भाषण देना था। इन दिस वॉर, और इस युद्ध में मराठा हैड लॉस्ट द बैटल, इस युद्ध में मराठा ने मतलब ये मराठा युद्ध में हार गए। एंड अहमद शाह अब्दाली हैड वॉन, और अब अहमद शाह अब्दाली जीत हुई। बट प्रोफेसर गाइतोंडे वॉज हैविंग डाइवर्स कन्विक्शन, लेकिन प्रोफेसर गाइतोंडे ने अपनी इस स्थिति को बदला। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ माराठाज हैड वॉन द बैटल, और उसके अनुसार अगर मराठा युद्ध जीत जाते, बैटल जीत जाते, देयर वुड हैव बीन अ डिफरेंट हिस्टोरिकल टर्न, तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होता। बट बिफोर द लेक्चर, लेकिन लेक्चर से पहले क्या होता है? ही हैड एन एक्सीडेंट विद ट्रक, और वो एक ट्रक से टकरा जाते हैं, और हिज माइंड वेंट इनटू द पास्ट, और उनका दिमाग पास्ट की घटनाओं में चला जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। प्रोफेसर गाइतोंडे हैड टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द बैटल ऑफ पानीपत। प्रोफेसर गाइतोंडे को पानीपत के युद्ध पर एक भाषण देना होता था। और इन दिस वॉर, इस युद्ध में मराठाज हैड लॉस्ट द बैटल एंड अहमद शाह अब्दाली हैड वॉन, इस युद्ध में मराठा हार जाते हैं, और मराठा हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गए। बट प्रोफेसर गाइतोंडे वॉज हैविंग डाइवर्स कन्विक्शन, लेकिन प्रोफेसर गाइतोंडे इस घटना को बदल कर प्रस्तुत करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ मराठाज हैड वॉन द बैटल, अगर मराठा ये युद्ध जीत जाते, देयर वुड हैव बीन अ डिफरेंट हिस्टोरिकल टर्न, तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होता। बट बिफोर द लेक्चर, लेकिन लेक्चर देने से पहले ही गाइतोंडे का क्या हुआ? ही हैड एन एक्सीडेंट विद ट्रक, उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। हिज माइंड वेंट इनटू द पास्ट, और इस कारण उनका दिमाग किस में चला गया? पास्ट में। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज प्रोफेसर गाइतोंडे गो टू लाइब्रेरी। प्रोफेसर गाइतोंडे लाइब्रेरी क्यों जाते हैं? व्हाट डज ही फाइंड इन द बुक्स दैट ही गोज थ्रू, और वहाँ वे किताबों में क्या पढ़ते हैं? आंसर बहुत ईजी है, द एडवेंचर से लिया गया है। प्रोफेसर गाइतोंडे गोज टू लाइब्रेरी टू रीड द बुक्स। प्रोफेसर गाइतोंडे किताबें पढ़ने लाइब्रेरी जाते हैं। ही गोज टू अ टाउन हॉल इन विच देयर इज़ ए लाइब्रेरी, और वो बॉम्बे के एक टाउन हॉल में जाते हैं जिसमें लाइब्रेरी होती हैं। ही आस्क फॉर द 5 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरियन, और वो लाइब्रेरियन से 5 किताबें मांगते हैं। कितनी किताबें? 5। द लाइब्रेरियन गिव्स हिम 5 बुक्स, और लाइब्रेरियन उन्हें 5 किताबें दे देता है। द फर्स्ट बुक इज़ अबाउट अशोक, और पहली किताब सम्राट अशोक के बारे में होती है। सेकेंड बुक इज़ समुद्रगुप्त, और दूसरी किताब समुद्रगुप्त के बारे में होती है। द थर्ड बुक इज़ अबाउट मोहम्मद गौरी, और तीसरी किताब मोहम्मद गौरी के बारे में होती है। एंड द फोर्थ बुक इज़ अबाउट द डेथ ऑफ औरंगजेब, और चौथी किताब औरंगजेब के बारे में होती है। एंड फिफ्थ बुक इज़ अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, और 5वीं किताब पानीपत के युद्ध के बारे में होती है। ही रीड्स ऑल बुक्स देयर, और वो सारी किताबें वहाँ पढ़ते हैं लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी कहाँ होती है? टाउन हॉल में। ही रीड्स इन द 5th बुक, और 5वीं किताब में क्या पढ़ते हैं? द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के युद्ध के बारे में। दैट मराठाज विंस द बैटल, और जो मराठा उस युद्ध को जीत जाते हैं। और मोहम्मद शाह अब्दाली इज चेस्ड अवे टू काबुल, और मोहम्मद शाह अब्दाली को काबुल तक खदेड़ दिया जाता है। चेस अवे का मतलब खदेड़ना, और मोहम्मद शाह अब्दाली को काबुल तक खदेड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, और 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से लिख लेकर याद करें।
और एक बार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने का मैं एक बार वापस बता देता हूँ। प्रोफेसर गायतोंदे गोज टू लाइब्रेरी टू रीड द बुक्स। प्रोफेसर गायतोंदे किताबों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं। ही गोज टू टाउन हॉल इन विच देयर अ लाइब्रेरी, और वो टाउन हॉल, बॉम्बे के टाउन हॉल में जाते हैं जहाँ लाइब्रेरी होती है। ही आस्क फॉर के नहीं मांगना, ही आस्क फॉर 5 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरियन। वो पुस्तकालय अध्यक्ष से 5 किताबें मांगते हैं। द लाइब्रेरियन गिव्स हिम 5 बुक्स, और पुस्तकालय अध्यक्ष उन्हें 5 किताबें दे देता है। द फर्स्ट बुक इज अबाउट अशोक, और पहली किताब सम्राट अशोक के बारे में होती है। द सेकेंड बुक इज समुद्रगुप्त, और दूसरी किताब समुद्रगुप्त के बारे में होती है। द थर्ड बुक इज अबाउट मोहम्मद गौरी, तीसरी बुक मोहम्मद गौरी के बारे में। एंड द फोर्थ बुक इज अबाउट द डेथ ऑफ औरंगजेब, और चौथी किताब औरंगजेब की मृत्यु के बारे में होती है। एंड फिफ्थ बुक इज अबाउट बैटल ऑफ पानीपत, और 5वीं किताब पानीपत के युद्ध के बारे में होती है। अबाउट का मतलब के बारे में। ही रीड्स ऑल बुक्स देयर, और वो सारी किताब वहाँ पढ़ते हैं। ही रीड्स इन द 5th बुक द बैटल ऑफ पानीपत, और 5वीं किताब में पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। दैट जो मराठाज विन द बैटल, जो मराठा युद्ध जीत जाते हैं। एंड मोहम्मद अब्दाली इज चेस्ड अवे टू काबुल, और मोहम्मद अब्दाली को काबुल तक खदेड़ दिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी मे सेंड यू आवर नेक्स्ट वीडियोज वेरी सुन। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चन जो हॉर्नबिल के हैं वो अच्छी तरह से याद कर लें। थोड़े से क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम का टाइम टेबल आपको बता दिया गया है, और आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को तैयार करके वार्षिक परीक्षा जो 26 अप्रैल 2025 को शनिवार को होने जा रही है, उसमें आप अच्छे मार्क्स आए, निश्चित रूप से ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको किस क्वेश्चन के बारे में जानना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।